हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मनी हाइस्ट के सीज़न 2 की। अगर आपने अभी तक इसके रिलेटेड सीज़न 1 की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो देख सकते हो। सो आज मैं आपको मनी हाइस्ट के सीज़न 2 की कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूँ और उसके साथ आपको बताऊँगा कि इसकी एंडिंग कैसी है। सो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है ताकि आप मनी हाइस्ट के सीज़न 2 को पूरी तरीके से पहचान सके। एक्चुअली मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड करने वाला, बिकॉज इस सीज़न 2 के एपिसोड सिर्फ 9 ही है, जिसकी वजह से इसे एक पार्ट में कवर करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसे एक ही पार्ट में कवर करूँगा और उसके साथ एक ही पार्ट में इसकी कंप्लीट स्टोरी आपको बताऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछले इसमें देखा था कि रकेल और उसकी टीम जो थी उसने प्रोफेसर का वो ठिकाना खोज निकाला था जहाँ पर प्रोफेसर सारे चोरों की ट्रेनिंग्स वगैरह लिया करते थे। अब यहाँ पर रकेल इस डिस्कवरी से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि वो प्रोफेसर के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुकी है। बिकॉज प्रोफेसर का जो ठिकाना था जहां पर उन्होंने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया था वो उस ठिकाने पे पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपने टीम के साथ मिलकर वहां पे पूरी सर्चिंग करती है। अब यहाँ पर इस सर्चिंग के दौरान रकेल को कुछ भी नहीं मिलता, बिकॉज सारी जो चीज़ें थी वो तो रादर जल चुकी थी या फिर सारे सबूतों के ऊपर काला पेंट छिड़क दिया गया था, जिसकी वजह से रकेल को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और तब वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करेगी। एक्चुअली रकेल के जो एक्स हस्बैंड थे वो एक तरह के फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे और उसके साथ एक काबिल पुलिस ऑफिसर थे, पर रकेल का ये कहना था कि वो सिर्फ एक बाहरी दिखावा है, पर असलियत में वो एक जानवर है जहाँ पर वो रकेल के साथ हमेशा फिजिकल अब्यूज़ किया करता था, जिसकी वजह से वो उनसे डिवोर्स ले लेती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रकेल के जब एक्स हस्बैंड उस स्पॉट में पहुँचते हैं तब रकेल उन्हें प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर प्रोफेसर को देखते ही रकेल के एक्स हस्बैंड का रिएक्शन थोड़ा सा वियर्ड था, पर बाद में वो स्पॉट के अंदर जाते हैं। जहाँ पर उस स्पॉट के अंदर जाने के बाद वो वहाँ की पूरी सर्चिंग करते हैं और तब वो रकेल से ये कहते हैं कि चिमनी के साइड में ज़्यादातर सबूतों को जला दिया गया होगा, जिसकी वजह से वो चिमनी के साइड से काफ़ी सारे स्क्रैप्स को ले जाते हैं। और तब प्रोफेसर जो थे वो भी वहाँ पे अंदर घुसने का ट्राई मारते हैं, जहाँ पर वो एक ऑफिसर से ये कहते हैं कि एक्चुअली मुझे किसी काम के लिए जाना है और मैं रेचल रेचल से मतलब रकेल से ये चाहता हूँ कि वो मुझे लेकर जाए, जिसकी वजह से वो ऑफिसर उन्हें अंदर छोड़ देते हैं। और द प्रोफेसर वो रेकल के एक्स हस्बैंड को ये सारी हरकतें करता देख लेता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर ये डिसाइड करता है कि वो रेकल के एक्स हस्बैंड के साथ जाएगा। और तब उसके एक्स हस्बैंड के साथ जाने के बाद वो ये डिसाइड करेगा कि वो उसके पूरे सबूत जो उसने इकट्ठा किए हैं उन सभी को मिटा देगा। अब यहाँ पर बैंक में सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी, बिकॉज सिचुएशन की हालत ऐसी थी कि शायद से कोई भी मतलब स्टेबल स्टेट में नहीं था, बिकॉज कम से कम 72 से 75 घंटे इन सभी को बीत चुके थे उस बैंक में, जिसकी वजह से इन सभी का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था, खासकर चोरों का। जिसकी वजह से बर्लिन जो था उसने ये डिसाइड कर किया था कि वह प्लान बी करेगा, मतलब प्लान चार्नोबिल। अब यहाँ पर प्लान चार्नोबिल के बारे में टोक्यो को पहले से जानकारी थी, बिकॉज जिस रात इनकी ट्रेनिंग का आखिरी दिन था तब प्रोफेसर और बर्लिन ये दोनों अकेले थे। और तब प्रोफेसर ने बर्लिन से ये कहा था कि वो अगर काम नहीं बना तो प्लान चार्नोबिल का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से टोक्यो को इस बात का फर्क पड़ता है कि आखिर ये प्लान चार्नोबिल है क्या, जिसकी वजह से वो बर्लिन को एक जगह पे रुकवाती है और तब वो डेनवर और यो के साथ मिलकर उन पे ऊपर अटैक करवाती है और तब उनसे इस प्लान चार्नोबिल के बारे में पूछती है, जहाँ पर बर्लिन का ये कहना था कि मुझे इसके बारे में कोई नहीं पता और मैं इसके बारे में तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, जिसकी वजह से टोक्यो जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और तब वो बर्लिन को शूट करने की फिराक में थी। लेकिन तब तक नायरोबी इस कांड को रोक लेती है, जिसकी वजह से बर्लिन को मौका मिल जाता है और तब वो टोक्यो को पकड़ लेते हैं। और तब हेलेंस्की जो थे उसने रियो और उसके साथ डेनवर इन दोनों के ऊपर बंदूकें तान रखी थी, जिसके बाद बर्लिन जो था उसने टोक्यो को एक स्ट्रेचर पे बांधा था, जहाँ पर उस स्ट्रेचर पे बांधने के बाद जब टोक्यो उनसे ये पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, जिसके बाद बर्लिन ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, और इतना कहते ही वो उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से टोक्यो जो थी वो बैंक के बाहर निकल जाती है और तब सारे पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद इन पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि शायद उसके कपड़ों के अंदर कुछ हथियार छुपे होंगे, बिकॉज ऐसे कैसे कोई चोर इतनी मुश्किल से बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से वो उसके सारे कपड़े उतारते हैं,
पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और तब टोक्यो को अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद टोक्यो को अरेस्ट करने के बाद ये सभी जो लोग थे ये सभी रकेल को कॉल करते हैं और तब रकेल जो थी वो अपने एक्स हस्बैंड को प्रोफेसर के साथ भेजती है, जहाँ पर प्रोफेसर और रकेल के एक्स हस्बैंड ये दोनों एक ही गाड़ी में बैठे थे और वो प्रोफेसर को अपने ठिकाने में छोड़ने वाला था। अब यहाँ पर प्रोफेसर जो थे वो रकेल के एक्स हस्बैंड को प्रोवोक करते हैं फिजिकल अब्यूज़ के बारे में, जो एक्चुअली उन्होंने अपनी पत्नी के साथ किया था, जिसकी वजह से रकेल के एक्स हस्बैंड इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो गाड़ी रोक कर प्रोफेसर को एक अनजानी जगह पर बुलाते हैं, जहाँ पर उस अनजानी जगह पर जाने के बाद वो प्रोफेसर को 2-3 पंच मारने की फिराक में थे, लेकिन तब तक प्रोफेसर ने उन्हें पकड़ लिया था और उनके गले का वो मेन सेंटर पॉइंट को टच करके, जो सेंटर नर्व्स थी उन्हें टच करके उन्हें बेहोश कर दिया था, जिसकी वजह से उसे बेहोश करने के बाद वो रकेल के एक्स हस्बैंड की गाड़ी की डिक्की खोलता है और तब वो उन सारे सबूतों को मिटा देता है। जिसके बाद वो रकेल के एक्स हस्बैंड के होश में आने का इंतज़ार करता है, जहाँ पर रकेल के एक्स हस्बैंड को जब होश आता है तब वो उन्हें अरेस्ट कर लेता है इन अ चार्ज ऑफ असॉल्टिंग द पुलिस ऑफिसर, जिसके बाद वो उन्हें जेल में लेकर जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रकेल जो थी वो उस बिल्डिंग को छोड़कर टोक्यो से इंटरव्यू करती है, जहाँ पर वो टोक्यो से इस बारे में बात करती है कि आखिर प्रोफेसर का रियल नेम क्या है, जहाँ पर टोक्यो इस बारे में कोई भी बात नहीं करती, बिकॉज प्रोफेसर ने उन्हें ट्रेनिंग के दिनों में ये कहा था कि पुलिस तुम्हें कुछ ना कुछ तो भी ऑफर करेगी, लेकिन अगर तुम पुलिस की बात मानोगे तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है, मतलब सबसे बुरी चीज़ हो सकती है, बिकॉज पुलिस की बात मानना ये हमारी फितरत में नहीं लिखा है, जिसकी वजह से पुलिस कितना भी रिक्वेस्ट करे तो भी तुम इनकी बात को नहीं मानोगी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टोक्यो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन रकेल जो थी उसने टोक्यो को ये कहा था कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो कम से कम तुम्हें 70 साल की सज़ा होगी, लेकिन अगर तुमने प्रोफेसर का असली नाम बता दिया तो तुम्हारी सज़ा मैं कम ज़रूर करवा सकती हूँ। जिसकी वजह से टोक्यो ने इस बात को फिर से रिजेक्ट किया था और तब रकेल ने ये डिसाइड किया कि वो टोक्यो को जेल में लेकर जाएगी, जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर्स को बुलाती है और टोक्यो को वहाँ से ले जाने की फिराक ले जाती है। जिसके बाद टोक्यो जोर से चिल्लाती है कि प्रोफेसर का असली नाम सर्बियो है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब टोक्यो बर्लिन और प्रोफेसर की बात सुन रही थी, तब बर्लिन जो था वो प्रोफेसर को उनके असली नाम यानी सर्बियो से बुलाता है, जिसकी वजह से यही नाम वो रकेल को भी बताती है और तब सर्बियो का नाम सुनते ही रकेल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तब वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर जो थे वो जेल में ही रकेल को कॉल करते हैं, जहाँ पर वो रकेल को कॉल करके ये सारी हकीकत बताते हैं कि उनके पति ने कैसे उन्हें जेल में डाला और भी ज़्यादा वो आग में नमक डालने का काम करते हैं, और भी ज़्यादा आग को भड़काने का काम करते हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने मुझे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मारा है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। और तब रकेल जो थी वो दौड़ते भागते अपने पति के पुलिस स्टेशन में पहुंचने की फिराक में थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर जो थे उन्होंने टॉयलेट का बहाना देकर अपने कुछ पत्थर जो पेपर वेट के जो पत्थर थे उन सभी को अपने साथ रख लिया था और उन सारे पेपर वेट्स के पत्थर का यूज़ करके वो खुद को पंच करे जा रहे थे, जिसकी वजह से उनके एब्डोमेन से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। और जब रेकल जब वो बाथरूम से बाहर निकलते हैं तब रेकल भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, जहाँ पर रकेल जब पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तब वो प्रोफेसर की ये हालत को देखती है, जिसके बाद वो अपने पति को इस बात के लिए ब्लेम करती है और सबके सामने पति ने उनके जो एक्स हस्बैंड ने जो प्रोफेसर के खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल की थी उस पूरे कंप्लेंट को फाड़कर प्रोफेसर को वहाँ से ले जाती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर के वहाँ से जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बिकॉज रकेल का उन्हें एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल चुका था। जिसके बाद हम सभी ये देखते हैं कि रकेल जो थी उन्होंने प्रोफेसर को अपने ठिकाने में पहुंचा दिया था, जहां पर अपने ठिकाने में पहुंचने के बाद वो बर्लिन को कॉल करने वाले थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियो टोक्यो के जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, जिसकी वजह से वो बर्लिन को मारने की फिराक में था, लेकिन बर्लिन ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था। और तब जब बर्लिन रियो को होश आता है थोड़े समय बाद, तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि एक्चुअली ये सभी जो लोग हैं ये सभी लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं और तुम सभी को कुछ भी नहीं मिलने वाला, और इतना ही कहते वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से बर्लिन और भी ज़्यादा नाराज़ होता है। और तभी प्रोफेसर का बर्लिन को कॉल आता है,
जहाँ पर प्रोफेसर मतलब बर्लिन जब प्रोफेसर का कॉल पिकअप करता है तभी अचानक से पीछे से कोई उसके ऊपर रॉड से हमला करता है। और तब हम नायरोबी को देखते हैं, जहाँ पर नायरोबी जो थी वो प्रोफेसर से ये कहती है कि अब मैं इस ऑपरेशन की इंचार्ज हूँ। जिसके बाद वो रियो रियो को भी एक एज अ हॉस्टेज वो रियो को भी उन आर्म हॉस्टेजेस के साथ भेज देती है। जहाँ पर उन आर्म हॉस्टेजेस के साथ मिलने के बाद रियो ये डिसाइड करता है कि वो इन सभी के खिलाफ रिवोल्ट मारेगा। और तब वो ये डिसाइड करता है कि एक्चुअली अगर मैंने इन सभी के खिलाफ रिवोल्ट मारा तो शायद से मैं यहाँ से स्केप कर सकता हूँ और शायद से टोक्यो मुझे मिल सकती है। जिसकी वजह से वो बाकी हॉस्टेजेस के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और तब आर्थिरो जो था वो ये कहता है कि अगर उन नकली बंदूक का ठिकाना मुझे मिल गया तो शायद से उन नकली बंदूकों का यूज़ करके मैं किसी की बंदूक को चेंज करके अपने पास असली बंदूक रख लूंगा ताकि हम सभी स्केप हो सके। और तब रियो उससे ये कहता है कि नकली बंदूकों का जो मतलब नकली बंदूकों का जो सारा ठिकाना है वो सब डेनवर के हाथों में है। जिसकी वजह से तुम्हें डेनवर को कुछ भी करके चकमा देना पड़ेगा। और तब डेनवर को अगर तुम चकमा देने में हासिल हो गए मतलब कामयाब हो गए तो तुम्हारे पास असली बंदूक भी आ जाएगी। जिसकी वजह से आर्थिरो एक प्लान बनाता है और तब मोनिका को इस बारे में बताता है और कहता है कि जब मोनिका उसके पास एज अ ऑपरेशन मतलब डेनवर के पास जब वो ऑपरेशन करवाने जाएगी तब वो उससे असली बंदूक ले लेगी और उसके असली बंदूक को नकली बंदूक से एक्सचेंज कर देगी जो आर्थिरो चुराएगा। जिसकी वजह से आर्थिरो जो था वो नकली बंदूक को कैसे दो भी करके चुरा लेता है और तब इस नकली बंदूक को वो मोनिका के पास छोड़ देता है। जहाँ पर मोनिका जो थी वो उसे अपने जैकेट के अंदर रखती है और जब डेनवर उसे इलाज के लिए बुलाता है तब इस इलाज के दौरान वो उसके असली बंदूक को नकली बंदूक से एक्सचेंज कर देती है और तब इस असली बंदूक को वो आर्थिरो को सौंप देती है। जिसकी वजह से आर्थिरो जो था वो ये प्लान करता है कि जब ये सभी लोग बाहर की तरफ जाएंगे खाना खाने तभी ये सभी लोग स्केप मारेंगे। जहाँ पर आर्थिरो अपनी असली बंदूक का यूज़ करेगा और डेनवर को धमकाएगा। जिसकी वजह से डेनवर को अगर धमकाया गया तो शायद से हम स्केप कर सकते हैं और शायद से हम सभी बाहर निकल सकते हैं। और इस प्लान की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आर्थिरो जो था जब आर्थिरो और उसकी जो टीम थी ये सभी लोग जब बाहर निकलने की फिराक में थे तभी डेनवर इन्हें रोक लेता है। जहाँ पर आर्थिरो जो था वो डेनवर के ऊपर गन तानता है। जिसकी वजह से डेनवर उसे देख के हंसता है और कहता है कि तुम मुझे नकली बंदूक से मारोगे क्या। और तब आर्थिरो ये कहता है कि तुम्हें अगर चाहो तो तुम अपनी बंदूक का यूज़ कर सकते हो। जिसकी वजह से जब डेनवर अपनी गन का यूज़ करता है तब उसकी गन चलती नहीं है और तब आर्थिरो जो था वो उसके ऊपर हंस के कहता है कि अब तुम पूरी तरीके से मर चुके हो। जिसके बाद वो डेनवर को पकड़ लेता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बाकी सभी लोग आ चुके थे और सभी लोग ये कह रहे थे मतलब जो चोर थे ये सभी लोग ये कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी डेनवर को छोड़ दो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तब आर्थिरो मोनिका से ये कहता है कि जल्दी से गेट खोलो। जिसके बाद हम सभी ये देखते हैं कि रियो जो था उसे ये खबर मिल चुकी थी कि प्रोफेसर ने टोक्यो के बाहर निकलने की पूरी तैयारियां कर ली है। जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि अब वो इन सभी को मतलब टोक्यो के बाहर निकलने की प्रोफेसर ने तैयारी कर ली थी। जिसकी वजह से रियो जो था वो अब इन सभी के साथ मिल चुका था और इन सभी के साथ मिलकर उसने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक कर रखा था। जिसकी वजह से मोनिका गेट खोल नहीं पाती और तब मोनिका जब गेट नहीं खोल पाती तब आर्थिरो ये कहता है कि अगर तुमने गेट नहीं खोला तो मैं डेनवर को ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद हम पीछे से किसी को तो भी आर्थिरो के सर के ऊपर मारता हुआ देखते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि मोनिका ही थी। एक्चुअली मोनिका जो थी वो आर्थिरो के सिर पर बहुत ज़ोर से रॉड मार देती है। जिसकी वजह से आर्थिरो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब उसके पूरे चेस्ट के ऊपर बॉम्ब्स वगैरह लगे हुए थे और तब उसे साइड में बिठाया जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नायरोबी जो थी उसने इन सभी के साथ मिलकर ये प्लान किया था कि वो प्रोफेसर के साथ मिलकर एक इंटरव्यू करवाएगी। जहाँ पर इस इंटरव्यू में वो ये सारी चीज़ें बताएगी कि एक्चुअली उन्हें कैसी ट्रीटमेंट मिल रही है और शायद से वो थोड़ी सिंपैथी भी गेन कर सके। जिसकी वजह से वो एक इंटरव्यू करने का प्लान करते हैं और तब इस इंटरव्यू के दौरान वो एक रिपोर्टर को अंदर ले जाते हैं। जहाँ पर वो जो रिपोर्टर थी वो डेनवर से अपनी हालतों के बारे में पूछती है और तब डेनवर ये कहता है कि मेरे ऊपर काफ़ी सारे गलत गलत इल्ज़ाम लगाए गए। जहाँ पर मुझे एक चाइल्ड एब्यूसर और उसके साथ एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ग्रुप से मिला हुआ कहा, लेकिन मैं उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक सिंपल थीफ हूँ जिसने अपना काम पूरा किया है और पुलिस ने मेरे खिलाफ जितने भी आरोप है वो सभी झूठे हैं और इन सभी झूठे आरोपों की तफ्तीश मुझे चाहिए। अगर मेरे खिलाफ जितने भी आरोप है वो सब सच है तो फिर आप सभी मेरे सामने सबूत लाइए और उन फाइलों को लाइए जहाँ पर मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड अब्यूसर के ग्रुप में इन्वॉल्व था।
अगर आपने वो फाइल्स मेरे सामने ला दी तो मैं अपने आप को खुद सरेंडर कर दूंगा, वरना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पुलिस वालों की जो करतूत थी वो अब सामने आ चुकी थी, और तब रकेल इन सभी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से वो प्रोफेसर को अपने घर पे बुलाती है। और तब प्रोफेसर से साथ वो ये कहती है कि अगर मैं इस केस से स्टिक रही तो क्या अच्छा होगा, जहाँ पर प्रोफेसर ये कहते हैं कि तुम्हें इस केस के साथ स्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा दिल कहता है। जिसकी वजह से रकेल जो थी उसने ये डिसाइड किया था कि अब बातों से काम नहीं बनेगा, जिसकी वजह से अब वो बंदूकों का यूज़ करेगी। और तब वो एक टीम की प्रिपरेशन करती है जो बैंक के अंदर जाकर वहाँ के जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सभी को मारेंगे, और उन सभी के क्रिमिनल्स को मारने के बाद सारे हॉस्टेजेस को फ्री करेंगे। और तब दूसरी जो टीम थी वो एंगल के पास भेजती है। एक्चुअली एंगल को प्रोफेसर के सारे राज के बारे में पता था, जिसकी वजह से रेकल ये चाहती थी कि अगर प्रोफेसर का राज अगर एंगल बता दे तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और एंगल की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक प्रायोरिटी थी, बिकॉज अगर प्रोफेसर उस तक पहुंच गया तो वो एंगल के साथ कुछ भी कर सकता है। जिसकी वजह से हम सभी ये देखते हैं कि एंगल का जो ठिकाना था वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था, और एंगल की जगह उन्हीं के एक एजेंट को बिठा दिया गया था। और तब उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में एंगल बंद था, मतलब जिस हॉस्पिटल में एंगल का इलाज चल रहा था, उस हॉस्पिटल में पूरी तरीके से पुलिस ऑफिसर्स भेज बदल के लगे हुए थे, जिसकी वजह से इन सभी का ये मौका था कि अगर वहाँ पर प्रोफेसर आया तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। जिसकी वजह से प्रोफेसर को ऐसा लगता है कि अगर वो एंगल की तरफ पहुंच गए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और तब वो इसके बारे में बर्लिन से बात करते हैं, जहाँ पर बर्लिन का ये कहना था कि अगर तुम 99% श्योर हो कि तुम फंसने वाले हो, जिसकी वजह से तुम्हें चेक तो ज़रूर करना चाहिए। और तब प्रोफेसर ये डिसाइड करते हैं कि वो एक क्लाउन का मेकअप करके वहाँ पर जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्लाउन के मेकअप करके बच्चों के रूम में जाएंगे, और तब बच्चों का यूज़ करके वो उस राज के बारे में पता करेंगे कि क्या आखिर में एंगल हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि नहीं। जिसकी वजह से वो एक क्लाउन का मेकअप करते हैं, और तब इस क्लाउन के मेकअप का यूज़ करके वो उस हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर उस हॉस्पिटल में एंगल की जगह किसी और एजेंट को बिठाया गया था। अब यहाँ पर काफ़ी सारे क्लाउन्स आए थे, बिकॉज वहाँ पे उस हॉस्पिटल में बच्चों के बर्थडे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्लाउन्स वहाँ पे आए थे। और इन सारे क्लाउन्स के बीच में प्रोफेसर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोफेसर जो थे उन्होंने उन क्लाउन्स के साथ मिलकर अंदर गए थे। और तब इन क्लाउन्स के साथ मिलकर हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद वो एंगल के रूम में नहीं बल्कि बच्चों के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर वो एक बच्चे को टॉय पकड़ाते हैं, और उस टॉय में एक कैमरा फिट ऑन किया गया था, मतलब एक इनसाइड कैमरा फिट ऑन किया गया था, जहाँ पर उस बच्चा जो था वो जब एंगल के कमरे के अंदर जाता है तब वो उन सभी चीज़ों को देख लेता है कि एक्चुअली वहाँ पे कैसे सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिए गए हैं, जिसकी वजह से प्रोफेसर को इस बारे में पता चल गया था कि ये सब चल क्या रहा है। और तब प्रोफेसर अपने प्लान को ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रकेल को इस बारे में बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर प्रोफेसर ये सारी चीज़ें कर कैसे रहा है, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो उन्हें पकड़ेगी, लेकिन अपने स्टाइल में। और तब वो बाद में चल के प्रोफेसर के साथ डेट पे जाती है। अब यहाँ पर इस डेट के दौरान रकेल जो थी जब प्रोफेसर को माइन्यूटली देखती है तब उसे एक लाल कलर का बाल दिखता है, जहाँ पर उस बाल को देखने से ऐसा लग रहा था कि एक क्लाउन विग है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। और तब वो बाथरूम का बहाना बनाकर अपने एजेंट्स को कॉल करती है, जहाँ पर वो अपने एजेंट से पूछती है कि उस क्लाउन ने कौन से कलर का विग पहना था, जहाँ पर उसके जो एजेंट्स थे वो सब ये कहते हैं कि उस क्लाउन ने लाल कलर का विग पहना था। जिसकी वजह से अब रकेल को ये बात पता चल गई थी कि इन सभी प्लानिंग के पीछे, मतलब अब तक वो जिसे डेट कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मेन प्रोफेसर है, जो इन सारे हाइस्ट के पीछे लगा हुआ है। जिसकी वजह से वो प्रोफेसर के पास जाती है और कहती है कि बाथरूम में मेरा वेट करो, मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। जिसके बाद प्रोफेसर जब बाथरूम में जाते हैं तब रकेल जो थी वो उनके ऊपर गन पॉइंट करती है और कहती है कि मैं तुम्हें पहचान गई, और उन्हें अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है, जहाँ पर वो प्रोफेसर के बेस में जाती है। अब यहाँ पर प्रोफेसर के बेस में पहुँचने के बाद वो प्रोफेसर को प्रोफेसर को हथकड़ी के ऊपर ही, मतलब हथकड़ी के
हथकड़ी पहनाती है और उन्हें चेन से टांग देती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि आखिर तुम्हारा असली नाम है क्या। और तब प्रोफेसर ये कहते हैं कि मेरा असली नाम सर्बियो है और मैं ही प्रोफेसर हूँ। जहाँ पर रकेल जो थी वो ये कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी कि तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करोगे और फिर तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जहाँ पर प्रोफेसर का ये कहना था कि ये मेरी प्लानिंग नहीं, बल्कि मैं तुमसे जेन्युइनली प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जिसकी वजह से रकेल जो थी वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और वो प्रोफेसर को मारना स्टार्ट करती है। और तभी रकेल जो थी वो वहाँ से चली जाती है और अपने साथ लाई डिटेक्टर मशीन लेकर आती है। अब यहाँ पर इस लाई डिटेक्टर मशीन के थ्रू वो प्रोफेसर को इस मशीन से कनेक्ट करती है और उनसे कुछ सवाल पूछती है, जहाँ पर इस सवालों के दौरान प्रोफेसर जो भी कुछ बोल रहे थे वो सब सच बोल रहे थे, जिसकी वजह से रकेल को इस बात पे भी भरोसा नहीं आता। और तब वो सारे मतलब जो उनका ट्रूथ डिवाइस था वो सभी निकाल देती है और तब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रोफेसर को अरेस्ट करेगी। लेकिन तब तक प्रोफेसर जो थे वो उसे मारते हैं और फिर उसके बाद उसे बेहोश कर देते हैं। और जब उसे होश आता है तब प्रोफेसर जो थे वो उसके सामने ही बैठे थे, जहाँ पर प्रोफेसर जो उसके सामने बैठे थे वो उसे देख मतलब प्रोफेसर को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उनके ऊपर गन पॉइंट करती है। लेकिन प्रोफेसर वहाँ से चुपके हुए चले जाते हैं, जिसकी वजह से रकेल उन्हें मार भी नहीं पाती। और तब जब प्रोफेसर वहाँ से निकल चुके थे और रकेल भी अपने बेस में आती है, तब सभी को ये बात पता चल गई थी कि एक्चुअली रकेल जो थी वो मेन हाइस्ट के साथ थी, जिसकी वजह से सभी लोग अब रकेल के ऊपर शक करने लगे थे। और तब सभी लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वो रकेल को इस केस से बाहर करेंगे, जिसकी वजह से रकेल अगर इस केस से बाहर हो गई तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नायरोबी जो है जब जब बर्लिन से वो मतलब बर्लिन से जब वो प्लान चेर्नोबिल के बारे में पूछती है, तब बर्लिन का ये कहना था कि एक्चुअली प्लान चेर्नोबिल के हिसाब से हम सारे पैसों को जला देंगे, मतलब हम सारे पैसों को बाहर फेंक देंगे ताकि हमारे सामने एक पूरा शो हो पाए। और इस सारे शो को करने के बाद हम सभी लोग गायब हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। और तब ये प्लान कंप्लीट नहीं होने वाला था, क्योंकि बर्लिन को ये बात पता थी कि हम सभी मिलकर इस पूरे कांड को ख़त्म करेंगे, जिसकी वजह से अब टोक्यो भी यहाँ पर आने वाली है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टोक्यो को जिस साइड से जेल की तरफ लेकर जाया जाने वाला था, उसी साइड में कुछ लोग आते हैं जो एक्चुअली वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को मारते हैं और टोक्यो को वहाँ से चुरा लेते हैं। जिसके बाद टोक्यो जो थी वो अपने बाइक में राइड करती है और अपने बाइक का यूज़ करके वो वापस उसी बैंक में आती है, जहाँ पर उस बैंक में अंदर घुसने के बाद जो पुलिस ऑफिसर्स थे जब अपनी स्नाइपर्स के साथ उसके ऊपर शूट करते हैं, तब मॉस्को और उसी के साथ मॉस्को और रियो ये दोनों भी उसके ऊपर शूट करते हैं, जहाँ पर 2-3 गोलियां मॉस्को को लगती है, जिसकी वजह से मॉस्को जो था वो पूरी तरीके से घायल हो चुका था। और तब मॉस्को के घायल होने के बाद जब उसे अंदर ले जाया जाता है, तब डेनवर इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, बिकॉज एक्चुअली वो उसके फादर थे और उसके फादर के साथ ये होना उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो उन्हें ठीक करेंगे। लेकिन मॉस्को जो था वो अपने बेटे डेनवर से ये कहता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी एक साथ मिल के रहेंगे और अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ के जा रहा। अब यहाँ पर इस बात की खबर प्रोफेसर को भी पता चल गई थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर जो थे वो वापस पुलिस कैंप में कॉल लगाते हैं, जहाँ पर इस बार कॉल हेड उठाता है, मतलब जो पुलिस कैंप का हेड था वही इस कॉल को पिकअप करता है और वो कहता है कि तुम अपनी असली आवाज़ का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज हमें तुम्हारी पहचान के बारे में सारी इन्फो मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर जो है वो मॉस्को के ऑपरेशन के लिए कुछ सर्जन्स को बुलाने की जिद करता है, लेकिन पुलिस अब उनके कोई भी इंस्ट्रक्शंस को मान नहीं रही थी, बिकॉज पुलिस वालों का ये कहना था कि अब हम तुम्हें मारेंगे और उसके साथ तुम्हें सारी सजाएं दिलवाएंगे, और इतना ही कहते हैं वो फ़ोन काट देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं जो पुलिस के हेड थे और उनके जो बाकी के एजेंट्स थे उन सभी ने ये डिसाइड किया था कि वो प्रोफेसर को पकड़ेंगे, और तब उन्होंने रकेल को भी इस टीम से रस्टिकेट करवा दिया था, जिसकी वजह से रकेल को अपना बैच और अपनी गन ये दोनों उस प्लेस पे छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा। अब यहाँ पर रकेल के अंदर बदले की आग थी, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करती है कि वो अब प्रोफेसर से बदला लेगी और प्रोफेसर के सारे ठिकाने ढूंढ लेगी, जिसकी वजह से वो अपने घर पे जाती है और अपने घर पे जाने के बाद वो एक मैप पुट ऑन करती है, जहाँ पर उस मैप के अनुसार वो ये देखती है कि जब भी प्रोफेसर कैफ़े में आते थे तो फिर उस कैफ़े के ही आसपास के घर में उनका शायद से कोई तो भी अड्डा होगा जहाँ पर वो हमेशा रहते हैं, जिसकी वजह से अगर हम उस अड्डे की तरफ पहुँच पाए तो और भी ज़्यादा आसानी होगी। जिसकी वजह से हम सभी ये देखते हैं कि एक्चुअली प्रोफेसर जो थे वो उसी जगह पे रुके हुए थे जो एक्चुअली उस बार से मतलब उस
कैफ़े से पास में थी, जहाँ पर उस कैफ़े के पास के सुपरमार्केट का भी वो मतलब रकेल जो थी वहाँ के पास के सुपरमार्केट का भी सीसीटीवी फुटेज ले लेती है। और तब एंगल के बैच और उसे असद अपनी एक दूसरी गन का यूज़ करके वो इन सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। जहाँ पर इस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद उसे उस रियल लोकेशन के बारे में पता चल जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एस्केपिंग का प्लान बना रहे थे। एक्चुअली प्रोफेसर ने ये डिसाइड किया था कि वो वॉल्ट 3 जो एक्चुअली बैंक का एक वॉल्ट 3 नाम का लॉकर है, उस लॉकर के थ्रू वो एक टनल बनाएंगे जहाँ पर उस टनल का यूज़ करके ये सभी लोग अपना पैसा और उसे असर ये सभी चोर बाहर निकल सके। और तब वो उन लोगों को जिन लोगों ने टोक्यो को बाहर छुड़ाने में मदद की थी उन लोगों के साथ मिलकर वो टनल को वापस बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर ये सभी लोग टनल को बना ही रहे थे। और तब प्रोफेसर जो थे वो बर्लिन से बात ही करने वाले थे कि तब तक वहाँ पे रकेल आ जाती है, जहाँ पर रकेल जो थी वो प्रोफेसर को गन पॉइंट करती है। और तभी पीछे से प्रोफेसर के और 2 आदमी आते हैं और फिर वो रकेल को ऊपर बांध देते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर जो था वो रकेल के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें क्यों प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रहे क्योंकि हमारा एक साथ रहना ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और तब रकेल जो थी वो ये कहती है कि तुम एक बुरे आदमी हो और मैं एक बुरे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। जहाँ पर रकेल प्रोफेसर का ये कहना था कि मैं कोई भी बुरा आदमी नहीं हूँ, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एक्चुअली हम सभी ये सोचते हैं कि बुरे और अच्छे इंसान में, लेकिन हम सभी कभी यही नहीं सोच पाते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। एक्चुअली कुछ समय पहले मेरे फादर जो थे उनका एक बेटा था, मतलब वो अपनी खुद की बात कर रहे थे, जहाँ पर उनका बेटा काफ़ी ज़्यादा बीमार था और उनकी बीमारी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मतलब उनके बेटे की बीमारी को सुधारने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने बैंक लूटने का ट्राई किया और तब उनकी मदद किसी ने भी नहीं की। लेकिन अब उनके बेटे ने इस बात का ट्रिब्यूट लिया है, जिसकी वजह से वो अपने फादर का ये सपना ज़रूर पूरा करेगा। और मेरा प्लान एक परफेक्शनिस्ट की तरह है, जिसकी वजह से मैं इस प्लान का यूज़ करके उस पूरे बैंक को लूटूंगा, ताकि उस पूरे बैंक को लूटने के बाद मैं उन सभी को ये दिखा सकूं कि हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी चोरी अभी तक होनी बाकी है और ये सारी चोरियां मैं ही कर सकता हूँ। जिसकी वजह से वो रकेल को इस बारे में बताते हैं। और तब रकेल जो थी वो प्रोफेसर से ये कहती है कि मैं तुम्हें लोकेशन के बारे में बताऊंगी और मैं तुम्हें सारी मदद करूंगी बिकॉज अब मैं तुम्हारे साथ मिल चुकी है। जिसके बाद हम सभी ये देखते हैं कि रकेल के फ़ोन में एंगल का कॉल आ चुका था, बिकॉज एंगल को अब होश आ चुका था और तब उसने पहला कॉल रकेल को ही मिलाया था। लेकिन जब प्रोफेसर रकेल के फ़ोन को उठाने जाते हैं तब रकेल ये कहती है कि एक्चुअली उसके फ़ोन को टैप किया गया है, जिसकी वजह से तुम उसके कॉल को नहीं उठा सकते। और तब प्रोफेसर जो थे वो एक दूसरे फ़ोन का यूज़ करके एंगल को कॉल लगाते हैं, जहाँ पर वो एंगल जो था वो रकेल से बात करता है। और तब रकेल जो थी वो एंगल से ये कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, जहाँ पर प्रोफेसर उसे छोड़ देते हैं। और तब वो सभी एंगल से मतलब रकेल जो थी वो एंगल से मिलने चली जाती है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स जो थे उन्हें ये बात पता चल गई थी कि रकेल के फ़ोन से एंगल ने फ़ोन किया था, जहाँ पर इस फ़ोन को काट दिया गया था। लेकिन उसी टाइम पर एक अननोन नंबर से भी एंगल को कॉल किया गया था, जिसकी वजह से हमें ये बात तो पता चल गई है कि रकेल यही कहीं शामिल है। जिसकी वजह से ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल से ही एंगल की मतलब जहाँ पे एंगल भर्ती है उसी हॉस्पिटल से ही वो रकेल को अरेस्ट करेंगे। जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में 3 लोगों की टीम को भेजते हैं और यहाँ पर ये लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो पैरामिलिट्री का यूज़ करके उस बैंक के अंदर जाकर वहाँ पे सारे हॉस्टेजेस को बचाएंगे और उसके साथ सारे चोरों को मार देंगे। जिसकी वजह से इन सभी ने ये प्लान किया था। और तब ये जो टनल था जो प्रोफेसर बना रहा था वो टनल अब पूरा हो चुका था, जहाँ पर इसके दोनों एंड्स एक दूसरे से मिल चुके थे। और तब इन सभी ने ये डिसाइड किया था कि वो एक एक करके सारे पैसे लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मोनिका जो थी उसने डेनवर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था, जहाँ पर डेनवर और मोनिका एक साथ सेटल हो जाएंगे और उनके फादर को भी इस बात की मंजूरी थी। लेकिन तब तक मॉस्को जो था वो मर जाता है। एक्चुअली मॉस्को के अंदर काफ़ी सारी गोलियां थी, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और इसकी खबर जब प्रोफेसर को पता चलती है तब प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। और फिर इन दोनों टनल्स के एंड के जुड़ने की वजह से प्रोफेसर उस बैंक को एक्सेस कर पा रहे थे, जहाँ पर उस बैंक के अंदर जाने के बाद ये सभी लोग मिलकर पैसों की अदला बदली करते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब रकेल एंगल से बात कर रही थी तब हॉस्पिटल में 3 सोल्जर्स आ जाते हैं, जहाँ पर वो रकेल को अरेस्ट करते हैं
और रकेल को ले जाकर पुलिस के ऑफिशियल कैंप में ले जाते हैं, जहाँ पर उस ऑफिशियल कैंप में पुलिस ऑफिसर का जो हेड था वो ये कहता है कि अगर तुमने हमें उसके एड्रेस के बारे में नहीं बताया तो हम तुम्हारे खिलाफ एक फेक कंप्लेंट कराएंगे, और इस सारी फेक कंप्लेंट के अनुसार इस केस का जो पूरा विजेता है वो और किसी को नहीं बल्कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड को दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ तुम्हारी बेटी की जो कस्टडी है वो पूरी तरीके से तुम्हारे एक्स हस्बैंड को दे दी जाएगी, जिसकी वजह से तुम पूरी बर्बाद हो जाओगी। और अगर तुम नहीं बर्बाद होना चाहती तो मुझे जल्दी से जल्दी बता दो कि प्रोफेसर की लोकेशन किधर है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे बेटी के पूरी कस्टडी दे दूंगा, और मुझे तुम्हारे पर्सनल इशू में घुसने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर वगैरह ने पूरी तरीके से प्लानिंग कर रखी थी, और सभी लोग जो थे वो भी सारे कनेक्टेड हो चुके थे, और ये सभी लोग भी अंदर ये सभी लोग भी अपने उस जगह पे जाने को तैयार थे जहाँ पर प्रोफेसर था। और तभी वहाँ पे पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस थे वो सब भी अंदर घुस जाते हैं, और ये सभी लोग हमला करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बर्लिन जो था वो इन सभी को वहाँ से बाहर निकलवाता है, और तब बर्लिन जो था वहाँ पे अकेला रहता है ताकि वो इन सभी की जान बचा सके। और तब बर्लिन जो था उसने पूरी तरीके से बंदूक का यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी, जहाँ पर इन बंदूकों का यूज़ करते वक्त बर्लिन के ऊपर भी काफ़ी गोलियां चल रही थी, लेकिन बर्लिन ब्लॉकिंग की वजह से बच रहा था। और तब बर्लिन जो था उसने भी रिस्पांस देना स्टार्ट किया था, जहां पर प्रोफेसर को जब इस बात के बारे में पता चलता है तब प्रोफेसर बर्लिन को इस एक्ट को करने से रोकते हैं, लेकिन बर्लिन जो था वो इस एक्ट को करना चाहता था, और फिर वो वापस वहां पे गोलियां बरसाना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बर्लिन जो था जब गोलियां बरसा रहा था तभी अचानक से पुलिस ऑफिसर्स ने भी उसके ऊपर गोलियां मारना स्टार्ट की, जिसकी वजह से बर्लिन की डेथ हो गई। अब यहाँ पर बर्लिन की डेथ के बाद प्रोफेसर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगे थे, बिकॉज बर्लिन को वो अपने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे, पर वो आज उनका भाई ही मर चुका है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। और तब हेलेंस्की ने कहा था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ पर रकेल जो थी उसने भी प्रोफेसर की पूरी लोकेशन दे दी थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर की पूरी लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो पूरी तरीके से प्रोफेसर की लोकेशन में जाते हैं, लेकिन तब तक प्रोफेसर वहाँ से निकल चुके थे, जिसकी वजह से पुलिस के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। और ये जो केस था ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह गया, जिसकी वजह से ये पुलिस की हार को दर्शाता था। और ये स्पेन का वन ऑफ द मोस्ट ऐसा केस था जो शायद से कोई भी नहीं कर सकता था। और तब इस पूरे मनी हाइस्ट के बारे में सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हुआ बना दिया था कि ये हिस्ट्री में ऐसा पहला हाइस्ट है जो आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया। और तभी हम रेकल को देखते हैं जो एक्चुअली अपने घर पे बैठी थी, और उसके घर पे वो कुछ पोस्ट कास्ट को देख रही थी। एक्चुअली कुछ समय पहले प्रोफेसर ने उसे कुछ पोस्ट कार्ड्स दिए थे, जहाँ पर उस पॉडकास्ट में जो पोस्ट कार्ड्स थे उन सभी में ये लिखा था कि अगर ये सभी प्लान सक्सेसफुल हुए तो इस केस के कंप्लीट होने के बाद वो लोग एक अलग आइलैंड में अपना बसेरा करेंगे, जहाँ पर रकेल जो थी जब इन सारे पोस्ट कार्ड को एक साथ जोड़ती है तब उसे एक लोकेशन मिलती है। अब यहाँ पर इन लोकेशन का वो जब फिगर आउट करती है तब उसे ये बात पता चलती है कि एक्चुअली प्रोफेसर जो है वो एक अलग तरीके के आइलैंड में छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से रकेल जो थी जब उस आइलैंड में पहुंचती है तब वहाँ पर उसके फ़ोन की बैटरी उतरती है, और फिर एक बार में एक कैफ़े में जाकर वो उस लोकेशन चार्जर की मांग करती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक अनजाना शख्स उससे ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरा फ़ोन यूज़ कर सकती हो, और वो अनजाना शख्स और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ही था। अब यहाँ पर प्रोफेसर ने पूरी सक्सेसफुली प्लानिंग कर रखी थी, और इस पूरी सक्सेसफुल प्लानिंग की वजह से ये पूरा मनी हाइस्ट कंप्लीट हो चुका था। पर क्या मनी हाइस्ट एक्चुअली कंप्लीट हुआ है? तो फिर ऐसा नहीं है। मनी हाइस्ट के अभी काफ़ी सारे सीजन्स है, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे राज है जिनसे अभी तक पर्दा उठना बाकी है, जिसकी वजह से इसका जो तीसरा सीजन है वो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा होगा। इसी वजह से मैं जब भी इसके तीसरे सीजन की वीडियो लाऊंगा वो आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इसका तीसरा सीजन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सो ये थी मेरी मनी हाइस्ट के सीजन 2 की कंप्लीट वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।